हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों। उम्मीद है आप सभी एकदम मस्त होंगे और जबरदस्त तरीके से तैयारी भी कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आप सभी के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे और आप सभी की डिमांड पर ही आज हम फिजिक्स के क्वेश्चन पेपर को लेकर के आए हैं। बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर पेपर करवा दीजिए हर एक सब्जेक्ट का, इससे हमको एक आइडिया लग जाएगा कि पेपर का पैटर्न क्या रहने वाला है। और ये बहुत अच्छी बात है भैया, आपको बीच बीच में क्वेश्चन पेपर लगाते रहना है। इससे आइडिया लग जाएगा बच्चों की पेपर कैसा आएगा और उसी के अकॉर्डिंग हमारी तैयारी हो जाएगी कि कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का आता है, कौन सा क्वेश्चन भैया किस तरीके से पूछा जाएगा। ठीक है ना। चलिए, तो आज हम भाई फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर लेकर के आए हैं, भौतिक विज्ञान। ठीक है ना। और बात कर लें भैया, आपका जो सेम पैटर्न होगा ये 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए है। ये आपका कोड होता है पेपर का और बाकी आपका केवल और केवल प्रश्न पत्र ही रहेगा, फर्स्ट सेकंड तो रहेगा नहीं भी। हाँ, ये नए पैटर्न पर आधारित है। पूर्णांक आपका प्यारे बच्चों 70 रहने वाला है और यहां पर आपको अनुक्रमांक फिल करना है और नाम जलेबी भाई। अरे नहीं भाई, मजाक कर रहे हैं, तो मतलब यहां पर नाम। ठीक है, तो इस तरीके से होगा। बाकी भैया भर भर के आपके इंस्ट्रक्शन इसमें दिए रहेंगे क्योंकि फिजिक्स का जो पेपर है भैया इसमें निर्देश बहुत ज्यादा रहेंगे। ठीक है, आपका ये दिया रहेगा कि जो समय है वो 3 घंटे 15 मिनट। अब स्टार्टिंग में भैया आपको देखना होगा कि 15 मिनट प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए जाएंगे। इसके पहले भी बता चुके हैं, इसलिए दिया जाता है कि 15 मिनट पहले इत्मीनान से क्वेश्चन पेपर पढ़ो। फिर निर्देश में देखिएगा भैया यहां पर कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। क्या है बच्चों? सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। अगला, इस प्रश्न पत्र में 5 खंड हैं, यानी जो फिजिक्स का आपका पेपर है वो 5 खंडों में बटा होगा। खंड आ, खंड बा, खंड सा, खंड दा और खंड या। इस तरीके से भैया 5 खंडों में डिवाइड होगा। और यहां पे सब भैया निर्देश आपका दिया रहेगा प्यारे बच्चों कि किस खंड में कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का होगा। तो भैया जो खंड आ होगा वो बहुविकल्पी प्रश्न का होगा। प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर कैरी करेगा भैया, यानी हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का। और खंड जो बा होगा प्यारे बच्चों वो अति लघु उत्तरीय प्रश्न होगा। इसमें का भी 1 भैया ये 1 मार्क देगा, यानी ये होता है 1 लाइनर क्वेश्चन। ठीक है। खंड सा आपका लघु उत्तरीय प्रकार 1 होगा, यानी इसमें लघु उत्तरीय प्रकार 1 यानी टाइप 1 टाइप 2 चलता है। ठीक है। और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। और खंड दा में लघु उत्तरीय जो सेकंड टाइप है भैया, प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का। और फिजिक्स में सबसे ज्यादा 3 नंबर वाला ही क्वेश्चन आएगा। 10 क्वेश्चन होगा 30 नंबर का, यही 3 नंबर वाला ही आएगा। और खंड या जो होगा वो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न होगा और प्रत्येक प्रश्न ये 5 नंबर वाला होगा। तो इस तरीके से भैया ये आपको फिजिक्स के पेपर में दिखाई पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं बबुआ खंड आ से। ठीक है भैया, खंड आ से शुरू करते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण में संचरण की दिशा तथा ध्रुवण तल के बीच का जो कोण होता है वो कितना होता है। भैया पहला विकल्प है 0 डिग्री, दूसरा है भैया 45, तीसरा है 90 और चौथा है 180। अब ध्यान देना भैया कि वैद्युत चुंबकीय तरंगों के में संचरण की दिशा जो होती है और ध्रुवण तल के बीच का जो कोण होता है वो 0 डिग्री होता है। क्योंकि जो ध्रुवण तल है भैया, इसको समझिएगा प्यारे बच्चों कि जो ध्रुवण तल होता है, ध्रुवण जो तल होता है भैया संचरण, संचरण किसके संचरण? तो वैद्युत चुंबकीय तरंग संचरण की दिशा के अनुदिश होता है, दिशा के अनुदिश। ठीक है, अनुदिश बोले तो समांतर। जब समांतर होगा भैया थीटा का मान 0 डिग्री हो ही जाएगा, तो ये हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन। ठीक है भैया, ये रियल वाला पेपर है, याद रखना भैया। चलिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जब M1 तथा M2 द्रव्यमान के 2 नाभिक परस्पर संलयित होकर M द्रव्यमान का एक नाभिक बनाते हैं तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। इस प्रक्रिया में
भाई कौन सा सही होगा? m1 प्लस m2 इज लेस देन m, m1 प्लस m2 इज ग्रेटर देन m, या फिर m1 प्लस m मतलब यहां पे भैया m2 इज इक्वल देन m मतलब इक्वल m, या फिर m1 इंटू m2 इज ग्रेटर देन m स्क्वायर। तो मतलब जैसे भैया एक m1 है और एक m2 है, कह रहा है कि नाभिक परस्पर संलयन, संलयन का मतलब दोनों मिल जाते हैं। भाई नाभिकीय संलयन क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक हल्के नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण करें। तो भैया एक m द्रव्यमान वाला नाभिक बना रहे हैं, तो ऐसे केसेस में कौन सा सही होगा? तो प्यारे बच्चों हमेशा ऐसे केसेस में जो ये भैया आपका नाभिकीय संलयन में दो या दो से अधिक हल्के नाभिक होते हैं, इनका जो योग होता है वो हमेशा भैया ये जो भारी नाभिक है इसके द्रव्यमान से अधिक होगा। तो ऐसा विकल्प आपको कहां दिखाई पड़ रहा है प्यारे बच्चों? तो ये है विकल्प 2, ऑप्शन भैया 2, ठीक है ना? आई बात समझ में? चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं भैया। अगला क्वेश्चन देखिएगा बबुआ, देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में 8 ओम का प्रतिरोध तथा 6 ओम का प्रेरकत्व प्रतिघात श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं, ठीक है, यानी श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो परिपथ की प्रतिबाधा क्या हो जाएगी? चलिए देखते हैं। अभी बहुत सारे क्वेश्चन, ठीक, पता चल जाएगा कि जितना आपने पढ़ा है बहुत सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो। बताया ना कि भैया रियल का पेपर है, ठीक है। अब देखिएगा क्या पूछ रहा है, प्रतिबाधा। प्रतिबाधा भैया जेड बराबर होता है प्यारे बच्चों आर स्क्वायर, ठीक है ना, ध्यान देना आर स्क्वायर, और उसके बाद एक्सएल, एक मिनट, हाँ एक्सएल स्क्वायर, किसका? एलसीआर नहीं है, केवल आरएल परिपथ है, आरएल परिपथ में यही फार्मूला होता है। तो भैया जेड बराबर, अब ध्यान दो, आर स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर, एक्सएल का क्या है मान भैया 6 का स्क्वायर, ठीक है भैया। ये तो 64 हो गया और ये 36 हो गया प्यारे बच्चों। रूट में कितना आया 100 और ये आ गया 10, ठीक है, 10 ओम आ गया। तो विकल्प है 2 ओम, 14 ओम, या फिर 14 रूट 2 ओम, या फिर 10 ओम। तो भैया किस इस हिसाब से देखिए हमारा कौन सा विकल्प सही हो रहा है प्यारे बच्चों? तो हो रहा है 10 ओम, ठीक है भी, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं होता भैया, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है बबुआ। आगे चलते हैं जनाब, अगला क्वेश्चन देखिएगा, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। कह रहा है कि निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक क्या है? न्यूटन मीटर प्रति कूलाम, या कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर, या न्यूटन प्रति कूलाम, या फिर न्यूटन वोल्ट प्रति मीटर स्क्वायर। तो ये तो पता होगा, अभी हमने भैया एक फार्मूला किस पे, इसके पहले ही भाई बहुविकल्पी में करवाया है। तो आपका जो कूलाम का नियम होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। तो भैया 4 पाई वगैरह से नहीं मतलब मात्रक में। अब यहां से अगर एप्सिलॉन नॉट अकेले करो भैया ये नीचे आ जाएगा, तो Q1 Q2 अपान F इंटू आर स्क्वायर होगा भैया। और ये एक Q का मान भैया कूलाम आवेश का मात्रक, दूसरा Q2 है तो इसका भी मात्रक कूलाम, और नीचे भैया बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन, और उसके बाद भैया आर क्या है दूरी है तो इसका मीटर स्क्वायर। तो भैया हम ये कह सकते हैं कि कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर, ठीक है, स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो भैया ऐसा किसमें है, ठीक है, किसमें है जरा देखिएगा भाई, निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक न्यूटन मतलब कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। एक मिनट भाई, एक मिनट, गलत प्रिंट हो गया है ऑप्शन, थोड़ा हम देखते हैं भैया, छापने वाले ने गलती कर दी, एक मिनट बबुआ। हाँ भाई ऑप्शन ही गलत दे दिया है, ठीक, हमने तो सही दिया था मैटर। देखिए यहां पे गलती हुई है, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये वाला ऑप्शन सही होगा। वही तो कह रहे हैं कि कोई विकल्प ही नहीं मिल रहा है। तो भैया कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होगा बबुआ। इसको फिर से देख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है और 25 में भी आया है, हमने पहले ही बताया है भैया। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा।
अगला क्वेश्चन देखिएगा भैया, और एक चीज ध्यान देना, 6 बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे, का, खा, गा, घा, अंगा, चा, ऐसे करके। ठीक है भैया। तो अगला है कि न्यूनतम आवृत्ति की वैद्युत चुंबकीय तरंग कौन सी है। यह भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो भैया पराबैंगनी किरणें, एक्स किरणें, गामा किरणें या फिर सूक्ष्म तरंगे। तो प्यारे बच्चों कौन सा सही हो जाएगा भैया, तो सूक्ष्म तरंगे हो जाएंगे। ठीक है, जो सूक्ष्म तरंगे होती हैं ये न्यूनतम आवृत्ति वाली तरंगे होती हैं, बाकी सभी का जो आवृत्ति होती है ज्यादा होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कि अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति जो काई होती है परम ताप के साथ किस प्रकार बदलती है। तो बड़ा सिंपल है भैया, ये हमेशा अनुक्रमानुपाती होती है 1/t के। ठीक है, या फिर यूं कह सकते हैं, ये अगर बराबर करोगे भैया तो ये t के पावर -1 जाएगा, यानी t इनवर्स 1। तो ऐसा कौन है भैया, ये काई प्रोपोर्शनल t इनवर्स। तो भैया यही मिल गया, आगे जाने की जरूरत ही नहीं भैया। ठीक है, यही क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये इसके यानी ऊपर जाएगा, यहाँ पे क्या लिख दिए हैं, ये हमेशा भैया ऊपर जाएगा तो t इनवर्स 1 ही करेगा। ठीक है ना, समझ में आ गया। चलिए, तो भैया ये इस तरीके से आपके भैया 6 बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं। अब उसके बाद शुरुआत होती है खंड बा की। खंड आ हो गया, फिर बा। खंड बा में भाई प्रत्येक क्वेश्चन इसमें भी आएगा कितने नंबर का, 1 नंबर का। और खंड बा में प्यारे बच्चों आपका ध्यान देना, खंड बा में भी बहुत सिंपल वाले क्वेश्चन होते हैं, यूं समझिए 1 लाइनर, या फिर थोड़ा आपको इधर उधर लगाना पड़ जाएगा बस। कह रहा है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन से क्या तात्पर्य है, किरण आरेख बनाकर दिखाइए। देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं भैया, जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक कर दिया जाए तो प्रकाश दूसरे माध्यम में जाने के बजाय उसी माध्यम में वापस लौट जाएगा। ठीक है, मतलब जैसे भाई मतलब हम यहाँ पे देखिए 2 स्थितियां बना दे रहे हैं, एक यहां समझिए, एक यहां। जैसे ये अभिलंब है, ठीक है, ये भाई किस माध्यम से, मान लेते हैं कि सघन से विरल में जा रहा है, तो ये भैया अभिलंब से दूर हटेगा, ये प्रकाश की किरण चल रही है। आपतन कोण का मान और बढ़ा दो, आपतन कोण का मान ऐसा कर दो तो भैया एक स्थिति ऐसी आ जाएगी, ये दूसरे माध्यम में जाने के बजाय इसी माध्यम में ये वापस लौट जाएगा। तो ये घटना ही क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो भैया फिगर के माध्यम से देख लिया। तो क्या बताया कि भैया हमने बताया कि सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण, ये सघन माध्यम में है, ये विरल, सघन का मतलब जैसे कांच हो गया, ठीक है ना, जल हो गया, विरल का मतलब जैसे वायु हो गया। तो वही चीज सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए तो क्या बोल रहे हैं भाई, यदि आपतन कोण का मान क्या है, क्रांतिक कोण के मान से ज्यादा कर दे तो प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम में जाने के बजाय उसी माध्यम में पुनः लौट जाती है। तो दिस इंसिडेंट इज कॉल्ड भाई टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, बोले तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए भैया आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समस्थानिक और समभारिक नाभिक में क्या अंतर होता है। तो भाई समस्थानिक किसे कहते हैं, तो भैया जब एक ही परमाणु के वे नाभिक जिनमें परमाणु क्रमांक बराबर हो और परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो वो समस्थानिक कहलाएंगे। और समभारिक क्या होते हैं प्यारे बच्चों, जिनमें परमाणु भार ये अलग अलग होंगे परमाणु, और उनमें परमाणु भार समान होगा, परमाणु क्रमांक अलग अलग होंगे। अब अंतर सुनिएगा, ये एक ही तत्व के नाभिक होते हैं, ये भिन्न भिन्न तत्व के। भैया जैसे हाइड्रोजन के समस्थानिक क्या होता है, 1H1, उसके बाद 1H2, 1H3। तो भैया ये समस्थानिक है क्योंकि सब में परमाणु क्रमांक बराबर। तो यहां पर ये एक ही तत्व के परमाणु होते हैं भैया। इसमें क्या है, भिन्न भिन्न तत्व के परमाणु। इसमें क्या होगा, परमाणु क्रमांक समान होता है, इसमें परमाणु क्रमांक भिन्न होता है। ठीक है, और इसमें क्या है, परमाणु भार भिन्न होता है, इसमें परमाणु भार समान होता है। तो यही तो अंतर हो गया बस। और वैसे भी 1 नंबर का है तो भैया बस 2 से 3 लिख दीजिए, बहुत है। आगे चलते हैं, कह रहा है कि ओमीय तथा अनओमीय प्रतिरोध के लिए वोल्टता तथा धारा के बीच का कलांक मतलब क्या है, ग्राफ खींचिए। तो ये तो बहुत सिंपल है भैया। देखिए ओमीय के लिए एक ओमीय है, ये दूसरा अनोमीय है। ठीक है, अब जो इसमें अगर भाई वोल्टता और धारा के बीच निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ओमीय के लिए, और ये क्या हो जाएगा, अनोमीय के लिए। बस हो गया भैया, यही क्या है, ग्राफ है। वोल्टता मतलब ओमीय तथा अनओमीय
प्रतिरोध। भाई ओमी प्रतिरोध का मतलब क्या है, जो जो हमने बताया ना कि धातु पर लागू होते हैं, वही ओम का नियम होता है। केवल ओम का नियम धातु पर ही, भाई धातु चालकों के लिए ही सत्य होता है, ठीक है। तो वो क्या है, ओमी होता है, और अनओमी में जो धातु चालक के लिए सत्य ना हो, ठीक। तो केवल ग्राफ बनाना था। आगे चलिए देखते हैं, ठीक है। आगे भी क्वेश्चन क्या है, आगे कह रहा है कि एक चालक पर 2.4 गुणे 10 के घात माइनस का 18, 10 माइनस 18 नहीं लिखा है, 10 के घात माइनस 18 है, याद रखना, ठीक है। कूलाम धनात्मक आवेश है, बताइए कि चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता होगी। तो ये बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है बबुआ, समझिए। भाई देखिए एक फार्मूला होता है, देखिए Q बराबर N इंटू ई फार्मूला होता है ना। यहां से देखिए Q बराबर N इंटू ई, बट यहां से अगर केवल N बराबर निकालना हो तो Q अपान ई हो जाएगा। अब Q का मतलब भैया आवेश कितना दिया है, 2.4 गुणे 10 के घात माइनस का 18 दिया है, ठीक है। और नीचे इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, 1.6 गुणे 10 के घात माइनस का 19 होता है। तो भैया इसको काट दीजिए, कितनी बार में जाएगा, 5 बार में, ठीक है। 16 एकम 16 हो गया, उसके बाद 16 फिर 8 बचा 5, हाँ 1.5 बार जाएगा। और ये भैया कटकर यानी 1.5 गुणे 10 के घात, भाई -19 से ऊपर जाएगा +19, तो 10 के घात 1 बचा यानी 15। तो प्यारे बच्चों 15 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा आंसर, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है भैया। चलिए बच्चों आगे देखते हैं, आगे आ जाते हैं भैया। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी प्रत्यावर्ती धारा में एक वोल्टेज समीकरण V बराबर 40 साइन 100 पाई टी वोल्ट द्वारा प्रदर्शित होता है। यहां I मतलब जो I है सेकंड में है, I क्या लिखा है भैया, T है, T सेकंड में है। तो समय वोल्टता ग्राफ उचित पैमाने पर पूरे चक्र के लिए बनाइए। बड़ा ही प्यारा सा है, देखिए ऐसे देने में थोड़ा आपको लग रहा है भैया कंफ्यूजन पैदा करेगा, कुछ नहीं करना है आपको भैया, वोल्टता और धारा के बीच क्या है भाई, एक ग्राफ खींच देना है बस। एक पूर्ण चक्र के लिए यूं ग्राफ आपने खींच दिया, बस हो गया, कुछ नहीं करना भैया। ये फार्मूला अगर देखें, ये V बराबर V0 साइन ओमेगा टी है, यही तो होता है भैया, जिसमें V0 बराबर 40 है और ओमेगा का मतलब यहाँ पे 2 पाई f होता है, इसके बराबर 100 पाई है, ठीक है। और ये भैया ध्यान देना, ये क्या कहते हैं, इसको काट दीजिए, 50 बार गया, f बराबर कितना, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज आ गया, ठीक। तो इससे आप आवर्तकाल भी निकाल सकते हो। तो इसके लिए पूरा ये बन जाएगा एक पूर्ण चक्र का ग्राफ, ठीक है भैया। चलिए आगे चलते हैं, आगे से समझिएगा भैया अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर प्रति सेकंड 6 गुणे 10 के घात 15 चक्कर लगाता है, तो वृत्तीय पथ के किसी बिंदु पर धारा का मान क्या हो जाएगा। बड़ा आसान सा है भैया, ये भी देखिए ये क्या बोल रहा है, इतना चक्कर लगाता है, तो देखिए धारा पूछा है I बराबर Q अपान T। अब एक चीज ये जानो पहले कि भैया जो Q होता है इसका जो मान 1.6 गुणे 10 के घात माइनस का 19 होता है। बट अगर हम कुल पूछ लें, कुल के बारे में पूछ लें, तो आगे ये चक्कर भी ध्यान देना कितना है, ये चक्कर भी है, ठीक है। तो ये चक्कर है कितना, यानी आगे 6 गुणे 10 के घात 15 है और गुणे में भैया ये 1.6 गुणे 10 के घात माइनस का 19 है। तो ये कितना आ जाएगा भैया, ये हो जाएगा 16 छक्के 96, यानी 9.6 गुणे 10 की घात कितना, तो ये भैया 10 के घात माइनस का, ये 19 है 15, तो 10 के घात माइनस का 4, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। बड़ा सिंपल है, कुछ इसमें आपको भाई घबराने की जरूरत नहीं है कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट दे दिया, कैसा दे दिया, ऐसा कुछ नहीं है। 1 मिनट तब तक पानी पी ले भाई थोड़ा। हो गया, चलिए अब उसके बाद खंड सा बच्चों, यहां से
जो खंड सा होगा बबुआ, इसमें हर एक क्वेश्चन खंड सा में प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर वाला होगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं भाई। पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, फिर से बोल दे रहे हैं, बार बार ये चीज कह रहे हैं, एकदम हूबहू सेम ऐसा होगा। इससे सरल हो सकता है, कठिन की संभावना बहुत कम है, क्योंकि हमने बताया ना भैया ये रियल का क्वेश्चन पेपर है, याद रखना। अब देखिए भैया, इसमें पहला क्वेश्चन दिया है, परमाणु के रदरफोर्ड मॉडल के मुख्य कमियां क्या है। तो भैया रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां, अब देखिए जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमने बताया, अगर देखो तो ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं इंपोर्टेंट वाले जो ना बताए हो भैया। अब कमियां क्या है, अब रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की क्या कमी है भैया, ये तो बाद में है, अभी आपने वहां तक हो सकता है पढ़ा भी ना हो। ठीक है, ये सबसे पीछे से पहले दूसरे तीसरे चैप्टर तक है। ठीक है, जो परमाणु और नाभिक वाला चैप्टर है। बट सुन लीजिए, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां ये हैं, जैसे किसी परमाणु के स्ट्रक्चर को, तो भैया रदरफोर्ड ने ये नहीं बताया, इन्होंने भाई रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में ये कमियां रह गई। इन्होंने बताया कि जब कोई इलेक्ट्रॉन क्या है नाभिक के चारों ओर चक्कर काटता है मुक्त कक्षा, मतलब ये जो भाई इलेक्ट्रॉन जो होता है इन कक्षाओं में जो चक्कर काटता है, तो चक्कर काटते हुए क्या होता है, ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। ठीक है, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में यह बताया गया। इन्होंने कहा कि जब इलेक्ट्रॉन घूमता है नाभिक के चारों तरफ, कक्षाओं में चक्कर लगाता है, तो लगातार ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। तो भैया अगर ऐसा होता तो एक समय ऐसी आ जाती कि भाई इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा नष्ट हो जाती और आकर के वो नाभिक में गिर जाता, जबकि ऐसा होता नहीं, इलेक्ट्रॉन का अस्थायित्व बना रहता है। तो इन्होंने परमाणु के अस्थायित्व को लेकर के भैया ये बात नहीं बताई थी। तो पहली कमी तो ये हो गई। दूसरी कमी, इन्होंने स्पेक्ट्रम के, परमाणु के स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं की थी। ठीक, दूसरी कमी ये हो गई। आई बात समझ में? चलिए भैया आगे चलते हैं। तो ये आपका एक न्यूमेरिकल दिया है, ठीक सिंपल है एकदम से, फोकस दूरी दे दिया है, उसके बाद यहां भी यू का मान भी दे दिया है और प्रतिबिंब की स्थिति यानी वी का मान निकालना है, आसान है। अगला, वैद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती हैं, इनके संचरण आरेख किरण खींचकर वैद्युत क्षेत्र एक चुंबकीय क्षेत्र अवयव दिखाना है। तो भैया वैद्युत चुंबकीय तरंगे मतलब वे तरंगे जो वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र के अध्यारोपण से, यानी जो वैद्युत तरंगे होती हैं तथा चुंबकीय तरंगों के अध्यारोपण से बनती हैं, वो होती हैं वैद्युत चुंबकीय तरंगे। ठीक है, अगला है भैया कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है, का सूत्र स्थापित करना है, जो भैया m बराबर I इंटू का a होता है। ठीक है, ये फार्मूला प्राप्त करना है। बाकी एक चीज ध्यान देना, m बराबर m गुणे 2l ये भी होता है। ठीक, याद रखना। अब उसके बाद खंड दा शुरू होता है। अब जो खंड दा है यही जो है भैया इसी में 5 टोटल 10 क्वेश्चन होंगे और 30 नंबर के, मतलब भैया हर क्वेश्चन 3 नंबर वाला। तो सबसे बड़ा रोल भाई 70 नंबर के पेपर में 30 नंबर का, तो भैया आपका 3 नंबर वाला क्वेश्चन रहेगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है भाई, पहला क्वेश्चन है गॉस के नियम का उपयोग करते हुए अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र प्राप्त कीजिए। उस टाइम भी बताए थे जिस टाइम ये डेरिवेशन हम करवा रहे थे भैया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एक तो गॉस की प्रमेय या गॉस का नियम, कहीं कहीं गाउस का नियम पूछ लेता है, वही चीज है। ठीक है, या इसकी सहायता से अनंत लंबाई के भैया हमने बताया सीधे तार के कारण उत्पन्न चुंबक मतलब वैद्युत क्षेत्र का व्यंजक। ठीक, दूसरा देखिए परावर्ती दूरदर्शी का किरण आरेख और इसकी कार्यविधि बताना है भैया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय तथा लौह चुंबकीय पदार्थों में विभेद कीजिए और सभी का एक उदाहरण दीजिए। अभी आपने देखा है कि जो भैया हमने फिजिक्स का चैप्टर नंबर 5 का 1 शॉट, तो उसमें अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और लौह चुंबकीय को बहुत अच्छे तरीके से समझा है। तो देखा है भैया इसमें भी ये, और वहां पर भी ये बात हमने लिख कर बताया था कि ये तो या 3 नंबर में आता है या कभी कभार 5, लेकिन ज्यादातर यही बताए थे कि भैया ये 3 नंबर में पूछता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया। अब ये एकदम सेकंड वाले फिजिक्स से है लास्ट में, कि ऊर्जा बैंड के, भैया कह रहा ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक, कुचालक और अर्धचालक के बारे में बताना है। नेक्स्ट है भैया कि स्वप्रेरकत्व से क्या तात्पर्य है। देखिए आ गया है क्वेश्चन कि स्वप्रेरकत्व भैया से क्या तात्पर्य है। ठीक, यानी स्वप्रेरकत्व जिसको स्वप्रेरण गुणांक बोलते हैं। अब
आगे सवाल भी जोड़ दिया है, एक कुंडली का स्वाप्रेरकत्व 0.4 मिली हेनरी है, इसमें बहने वाली धारा का मान 0.1 सेकंड में 1 एम्पियर से परिवर्तित हो जाता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना होगा। तो प्यारे बच्चों बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। तो भैया आप लगाइए फार्मूला कौन सा, तो आप फार्मूला लगाइए L बराबर क्या होता है E अपान डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी। ठीक है, एक मिनट इधर से थोड़ा, L बराबर मतलब E अपान क्या होता है डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी, या भैया हमने बताया डी फाई अपान डी टी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, चाहे डेल्टा लिखो चाहे डी लिखो। अब यहां से देखिए हर एक चीज का वैल्यू दिया है भैया, L का मान 0.4 दिया है, फिर उसके बाद E का मान पूछ रहा है भाई डी फाई अपान डी टी। ठीक, हाँ डी फाई अपान डी टी, तो जरा गौर से देखिएगा, डी फाई लिखे हैं क्या भाई, दिमाग में चल रहा है, एक मिनट दिमाग एकदम घूम जा रहा है, डी आई अपान डी टी होता है, डी फाई लिख रहे हैं। ठीक, तो देखिए डी आई बोले तो भैया 0 देखिए डी आई अपान डी टी होता है, तो डी आई धारा का मान 1 एम्पियर, उसके बाद डी टी का मान 0.1। तो भैया एक चीज ध्यान देना, अगर हम इसका क्रॉस गुणा करेंगे तो ये E बराबर 0.4 हुआ ये, और यहां पे भैया ध्यान देना ये ऊपर चला जाएगा, तो ये केवल और केवल इसके साथ, यानी ऊपर ना करो ऐसे, इसके साथ 0.1 हो जाएगा। तो भैया इसको सीधा सीधा हम कितना लिख सकते हैं 4। तो आप जो विद्युत वाहक बल होगा वो भी कितना होगा 4 मिली वोल्ट, क्योंकि यहाँ पे मिली हेनरी में आया है तो भैया मिली वोल्ट में आएगा आंसर, सीधा सा आंसर है प्यारे बच्चों, है ना आसान। चलिए भैया आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 5 होगा बबुआ, क्वेश्चन नंबर 5 में भी 5 प्रश्न होंगे और हर एक क्वेश्चन 3 नंबर वाला। ठीक है, यानी हमने बताया ना कि जो 3 नंबर वाले टोटल 10 क्वेश्चन होंगे 30 नंबर के। तो भी 5 के काम में आया है क्वेश्चन कि ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या है और ऊंचाई ट्रांसफार्मर का परिपथ चित्र बनाकर उसकी कार्यविधि, तो इसको बताया है भैया अल्टरनेटिंग करंट वाले चैप्टर में। ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण की घटना पर आधारित एक यंत्र होता है जो प्रत्यावर्ती वोल्टता को बदलने का काम करता है, मतलब उच्च को भाई हाई में, मतलब उच्च को लो, मतलब क्या करेगा निम्न में, और निम्न को उच्च में। ठीक है, और इसी आधार पर 2 प्रकार का होता है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर, अपचाई ट्रांसफार्मर। तो पूरा विधि भैया आपको बताना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा टेक्निकल दिया है आपको कंफ्यूज करने के लिए, एनसीईआरटी टाइप के। भैया कह रहा है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है जब, पहला कह रहा है प्लेटों के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए। पहले 1 मिनट थोड़ा क्वेश्चन को बड़ा कर लेते हैं तो मजा आएगा। हाँ अब देखिए क्वेश्चन बड़ा लाजवाब है, अब ध्यान से समझिए। पहला ये कह रहा है कि प्लेटों के बीच की दूरी अगर दोगुनी कर दी जाए तब कह रहा है कि भैया धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए भैया एक फार्मूला होता है, क्या होता है प्यारे बच्चों, तो फार्मूला होता है C बराबर, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट इंटू A अपॉन का D, ये आपका मेन फार्मूला होता है। पहली बात यहां पर यह कही गई है कि यदि दूरी दोगुनी कर दी जाए, मतलब C बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू A अपॉन भैया दोगुनी कर दी जाए 2D कर दी जाए। ठीक है, तो C डैश तब कितना हो जाएगा, तो इस पूरे का मान तो C है, तब बच्चों ये बन जाएगा C डैश बराबर 1/2C, या फिर C/2, क्योंकि इसके पूरे के बराबर C है भैया, C/2। तो इसका मतलब जो धारिता हो जाएगी पहले वाले में उत्तर हो जाएगा आधी हो जाएगी। तो भैया पहले वाले में जो आंसर हो जाएगा ना बच्चों, क्या हो जाएगा, आधी हो जाएगी। ठीक, दूसरा कह रहा कि प्लेटों का क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए, तो भैया दूसरे में देखिए कि क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए, मतलब एप्सिलॉन नॉट और क्षेत्रफल A/2 कर दो और बटे यहाँ पे D। ठीक है, ये मेन फार्मूला, इसी में क्षेत्रफल आधा। तो भैया ये नीचे फिर भी चला आएगा, फिर इसमें भी वही चीज हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 2D। तो भैया इतने के बराबर तो क्या होता है, नीचे देखिए इतने के बराबर आप फिर से जब लिखेंगे तो C डैश बराबर कितना, C/2, इसमें भी वही बात पड़ेगी। तो इसमें भी क्या हो जाएगा भैया, आधा। ठीक है, यानी संधारित्र की जो धारिता है आधी।
अगला क्वेश्चन है कि प्लेटों के बीच परावैद्युत माध्यम भर दिया जाए। तो मतलब जो तीसरा है भैया, तीसरा जैसे क्या कह रहा है, सी डैश बराबर क्या करिए, एप्सिलॉन नॉट इनटू ए अपान का डी फार्मूला होता है, बट आगे कह रहा है इसमें अब की बार के परावैद्युतांक का कोई माध्यक भर दीजिए, तो इतने के बराबर तो सी होता है, तो ये हो जाएगा सी डैश बराबर के इंटू का सी। इसका मतलब है कि भैया अगर परावैद्युत में मतलब कोई परावैद्युत माध्यम भर दें तो जो धारिता है भैया वो बढ़ जाएगी, ठीक है, धारिता बढ़ जाएगी। ये बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। अब इससे भाई आपको खुद मालूम पड़ रहा होगा कि आपकी तैयारी कितनी है या फिर आप कितने क्वेश्चन बना सकते हैं। याद रखना काफी प्यारा सा ये क्वेश्चन है भैया। आगे देखते हैं बबुआ, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये आया हुआ है कि प्रकाश के व्यतिकरण और विवर्तन से क्या तात्पर्य। बहुत सिंपल है भाई, इससे आसान क्या है, ये तो एकदम परिभाषा और उसकी भाई व्यतिकरण की शर्तें पूछ लिया है, ठीक है। हाँ, आगे चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, ध्यान से समझिए। अगला क्वेश्चन आया हुआ है, व्हीट स्टोन सेतु की संतुलन अवस्था में उसकी भुजाओं के प्रतिरोध के बीच संबंध ज्ञात करना। 3 नंबर मतलब 3 नंबर का आया है, और हमने भैया इसको बताया भी था प्यारे बच्चों, क्या होता है P अपान क्यू बराबर R अपान S। तो भैया वैद्युत धारा वाला पूरा चैप्टर वन शॉट वाला देख लीजिए अच्छे से, नहीं तो आप टॉपिक ही अकेले सर्च करिए भैया, इसको मोस्ट इंपोर्टेंट उस टाइम भी बताए थे जब इसको बता रहे थे। अथवा में एक क्वेश्चन दे दिया है, ठीक है, अथवा में भैया एक और क्वेश्चन दे दिया है, और क्या दिया है बच्चों, चलिए देखते हैं। अब यहां पे देखिए भैया, आपको साफ साफ पता चल जाएगा। न्यूमेरिकल वाले में भैया ये वाला न्यूमेरिकल हमने हूबहू सेम टू सेम यही न्यूमेरिकल बताया है जो आया हुआ है। अब देखिए क्या कह रहा है, एक ही धातु के 3 तारों की लंबाइयों का अनुपात 3:2:1 है, मतलब L1 रेशियो L2, यह अनुपात दिया है। उसके बाद द्रव्यमानों का भी अनुपात दे रखा है, ये ठीक है। तो पूछ रहा है उन तारों के प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा। इसको बहुत सिंपल तरीके से बताया था बबुआ हमने आपको कि जब भी भैया लंबाई और द्रव्यमान में अनुपात दिया हो और प्रतिरोध में अनुपात पूछ लिया जाए, एक बेसिक सा फार्मूला याद रखिए, L1 स्क्वायर अपान M1 इंटू L2 का स्क्वायर अपान M2 अनुपात में L3 का स्क्वायर अपान M3। इसी पे प्यारे बच्चों ये लग जाएगा, ठीक है। अब यहां से देखिएगा भैया, देखिए L1 स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर बटे M1 का मान 1, अनुपात करिए, दूसरा है भैया L2 का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर बटे M2 2, और उसके बाद L3 यानी 1 का स्क्वायर बटे M3। इसको अगर सही से लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये भैया हो जाएगा 9/1 अनुपात में 4/2, उसके बाद ये अनुपात में आया 1 बटे कितना 3। अब देखिए अगर नीचे से गायब करना है जैसे 3 मान लेते हैं, ये तो कट गया, 2 दूना 4, ठीक है, तो यहां पे कितना आ गया, ये आ गया 9/1, ठीक है, अनुपात में 9/1 हो गया, और उसके बाद यहां पे केवल और केवल 2/1 आ गया, अनुपात में इधर केवल 1/3 आ गया। तो अब इनका जो अनुपात निकालना, अगर नीचे से भैया ये गायब करना है जैसे 3, तो क्या करिए, सभी में 3 का गुणा कर दीजिए, सभी में भैया 3 का गुणा कर दीजिए, तो ये 9 तिया 27 हो गया, ये 3 दूना 6 हो गया, और ये कट गया 1 आ गया, तो यही क्या हो जाएगा, प्रतिरोधों का अनुपात हो जाएगा, ठीक है भैया, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगर देखना है देख लीजिए, काम की चीज है, बाकी भाई यहां तो केवल और केवल आप प्रैक्टिस ही कर रहे हैं। आगे देखते हैं प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन जो है, परस्पर संपर्क में रखे 2 पतले लेंस के संयोजन की फोकस दूरी।
जब 70-75 इंपोर्टेंट क्वेश्चन वाले में बताया था, मोस्ट इंपोर्टेंट है कि 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 का भैया ये डेरिवेशन आप टॉपिक सर्च करेंगे मिलेगा, बाकी वन शॉट जब लाएंगे लाइट वाला करवा देंगे, टेंशन नहीं लेना है आपको, ठीक है। अब उसके बाद अब शुरुआत होती है खंड या। खंड या में भैया सारे क्वेश्चन आपके लॉन्ग वाले होंगे, याद रखना, ठीक है। कितने नंबर वाले, तो जो खंड या होगा आपका, एक भाई कहां जा रहा है, हाँ, जो खंड या होगा भैया हर एक क्वेश्चन 5 नंबर वाला। कितने नंबर वाला? 5 नंबर वाला। जैसे पहला क्वेश्चन आया, पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में। देखिए अक्सर ये 3 नंबर में पूछता है, बट ये भैया 5 नंबर में पूछ लिया है, जिसमें हमने बताया था सैद्धांतिक प्रश्न, थ्योरी बेस्ड। याद आया कुछ? 75 इंपोर्टेंट क्वेश्चन वाले सीरीज में बताया था कि पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दृष्टिकारी या एक होता है अर्ध तरंग दृष्टिकारी। भाई दिमाग में छाप लो, 100 में 100% पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। अब अथवा में दिया है, क्योंकि भाई 5 नंबर वाले में यही तो फायदा है, अथवा में क्वेश्चन देगा बच्चों। अथवा में एक दे दिया है अल्फा कण प्रकीर्णन का भैया पूरा प्रयोग, और ये भी बच्चों ज्यादातर तो भैया 3 नंबर में पूछता है, बट देखिए अच्छी बात है 5 नंबर में आ गया है, ठीक है। याद आया कौन सा? कि जैसे कोई एक भाई स्वर्ण पन्नी पर भाई अल्फा कणों की बमबारी की गई, तो कुछ अल्फा कण ऐसे निकल गए, ठीक है। रदरफोर्ड ने ये एक्सपेरिमेंट किया था। कुछ क्या है, थोड़ा मामूली कोण पर विक्षेपित होते हैं, और कुछ बहुत ज्यादा बड़े कोण पर विक्षेपित होते हैं, ठीक है, 90 अंश से ज्यादा। तो ये चीजें नहीं, क्या मतलब ये जो एक्सपेरिमेंट होता है यही अल्फा प्रकीर्णन यानी अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग होता है। जो स्वर्ण पन्नी पर इन्होंने अल्फा कणों की बमबारी किया कि कुछ किरणें निकल गई, इससे पता चला कि भैया परमाणु का अधिकांश भाग खाली होता है, ठीक है। और बीच वाले में जब भैया ये जब किरणें एकदम से मुड़ गई, तब पता चला कि भाई परमाणु का समस्त द्रव्यमान नाभिक में ही निहित होता है, ठीक। तो भैया यहाँ डिटेल्स में समझाने की जरूरत नहीं है, ये जब हम बताएंगे बच्चों वन शॉट वाला तो वही करवाएंगे भी, क्या केवल हमें समझने की जरूरत है। अगला क्वेश्चन है कि परिनालिका क्या है, और एक लंबी धारावाही परिनालिका के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक निकालना है, ठीक है। 5 नंबर का आया था, वैसे 3 नंबर में ये ज्यादातर पूछा जाता है। अथवा में एक प्रकाश वैद्युत तल का कार्यफलन इतना दिया है, यानी सवाल दे दिया है भैया किस चैप्टर से, तो ये आपका दिया है मतलब क्या उसमें बोलते हैं तरंग प्रकाशिकी वाले से, ठीक है। किस वाले से भैया? तरंग प्रकाशिकी से। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन जो 8वां है, इसमें देखिए क्या पूछा है कि ध्रुवित प्रकाश से क्या तात्पर्य है। जब 2 काशित पोलराइड के बीच एक तीसरा पोलराइड घुमाया जाता है, तब पारगमित प्रकाश की तीव्रता में होने वाले परिवर्तन की विवेचना करना है। भैया ये सारे के सारे सेकेंड फिजिक्स से हैं, याद रखना। हो सकता है भी आपने वहां तक ना पढ़ा हो, इसलिए लगे कि ये डिफिकल्ट है, बट ऐसा कुछ नहीं, जब पढ़ लेंगे तो ऐसे भी आसान लगेगा। भैया अथवा में एक ये क्वेश्चन दे दिया है आपका, ठीक है, न्यूमेरिकल। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर जो 9 है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है कि दे ब्रोगली द्रव्य तरंग अवधारणा से क्या तात्पर्य है, और दे ब्रोगली तरंग दैर्घ्य के गतिक ऊर्जा के संबंध में सूत्र स्थापित करना। बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन तरंग प्रकाशिकी का, ठीक है। इसको भैया मोस्ट इंपोर्टेंट कहेंगे, और पहले भी बताया था बच्चों कि ये दे ब्रोगली तरंग दैर्घ्य में तरंग दैर्घ्य से संबंधित फार्मूला पूछता है, और गतिक द्रव्यमान का भी, ठीक। अथवा में क्या दिया है कि बंधन ऊर्जा क्या होता है, ठीक है, बंधन ऊर्जा क्या है, और एक नाभिकीय संलयन क्रिया में द्रव्यमान क्षति इतना है, तो 1 किलोग्राम द्रव्यमान की नाभिक मतलब संलयन क्रिया में कितनी ऊर्जा मुक्त होगी, मतलब न्यूमेरिकल ऐड कर दिया गया है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि फिजिक्स में किस तरीके से क्वेश्चन आए हुए हैं। हमने बताया ना, ये आए हुए पेपर मतलब आया हुआ ये पेपर है रियल वाला, इसलिए याद रखना। अब इससे आपको पता चल जाएगा भैया क्वेश्चन पेपर कैसा आता है, ठीक है। मिलते हैं किसी और शानदार टॉपिक के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए।